अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल जो हैं, इसके साथ साथ कुछ मौशी मसाइल और सियासी नौइयत के मामलात पर भी गुफ्तगू होती है। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया रोज़मर्रा के मसाइल। अब एक आम आदमी की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि रोज़मर्रा के मामलात में कोई ना कोई उसको मसले का सामना रहता है। और हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है, मैं बार बार ये अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में बात दोहराता हूँ कि अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर, मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ तस्करा करता चलूँ कुछ आपके जो पैगाम हम तक पहुँचते हैं उसका। बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की जाती है। यकीनन जैसे मैंने कहा कि कोशिश यही है कि जो सतही मसाइल हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए। और अब इसमें भी फहरिस्त बड़ी तवील है, बार बार लोग उन्हीं मसाइल का तस्करा करते हैं जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। अब ये कि चंद जो इलाके के मखसूस मसाइल हैं, मुख्तलिफ वैसे तो इलाकों से पैगामात हमें मिलते हैं, तो हमारी कोशिश ही होती है कि सबके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो पैगामात मौसूल होते हैं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि मसाइल यकसां हैं, एक जैसे हैं। वही पानी का मसला, रिहाइश का ख़ास तौर पे एक मसला ऐसा है जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, तफसील से इन तमाम मामलात पर बात की है। तो बहरहाल अब इन मसाइल को समझना ज़रूरी है और हुकूमतों की या अथॉरिटीज़ की, हुक्काम की, इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलवाना भी ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम के ज़रिए छोटी सी कोशिश हम करते हैं और समाजी नौइयत के मामलात के ऊपर बात होती है। और इस वक्त जो मसला दरपेश है वो शहर में बढ़ती हुई जराइम की वारदातें हैं और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, इंशाल्लाह तफसीलन इस मौजू को ज़ेर बहस लाया जाएगा। एक निशानदेही की गई थी हमारे देखने वालों की जानिब से कि इस मामले और मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू की जाए, तो यकीनन आगे चल के इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जब इसके ऊपर मौका मिलेगा तफसीलन एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें इन तमाम मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कोशिश ये है कि आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट किया जाए, उसको उजागर किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए। तो उसमें एक और बड़ा अहम मसला, जैसे मैंने कहा कि एक रिहाइश के हवाले से जो मसला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कम बेश यही मसाइल नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और बहुत सारे सवालात भी इसके ऊपर मेरे पास मौजूद हैं। खुशकिस्मती से जो मेहमान शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे जो रियल इस्टेट का जो शोबा है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। आज भी यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात जानना ज़रूरी हैं। तो इस मौजू पर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सैयद रोशन अली वारसी साहब जो कि CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स BHA कराची के, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब वक्त देने के लिए। रोशन साहब, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी निशानदेही की कि एक आम आदमी के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, मैं और आप हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं और पिछला जो प्रोग्राम हमारा रहा ये नशिस्त में हमने जो मामलात जिसके ऊपर गुफ्तगू की है उसको बहुत सराहा भी गया और रियल इस्टेट के हवाले से बहुत सारे फिर सवालात भी भेजे गए। तो मैं चाहूँगा ज़रा आज उस हवाले से बात की जाए। और सबसे पहले तो जो हम रेरा के हवाले से बात कर रहे थे, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका क़याम हुआ है रियल इस्टेट, तो ये वक्त की एक अहम ज़रूरत थी क्योंकि मामला जिस तरह चल रहे थे उसमें पता है फिर बहुत सारी जो बदगुमानियाँ माली जो है वो सामने आई थी। तो मेरे ख्याल ये है कि उसको जो है वो काबू करने में किसी हद तक मदद ज़रूर मिल सकती है। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि जी इसका क़याम अमल में आया है, इसके क्या असरात आने वाले वक्त में होंगे। जी लेकिन पहले तो इस महीने में अल्लाह ताला ने बड़ी खुशियाँ दी हैं हमको माशाल्लाह। एक तो खुशी ये है कि देखें तो अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। खुशी इस बात की कि देखें एक तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल में पहुंचा और फाइनल अब माशाल्लाह हमारा इंग्लैंड के साथ है। तो ये इन पाकिस्तानियों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक और इजाफी खुशी दी थी और जिसकी हमें तलाश थी। और इसी तरीके से मैं आगे भी बड़ी खुशियाँ देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा। आगे और खुशियाँ आने वाली हैं। अच्छा, मैं कतई कलामी की माज़रत चाहूँगा, ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, बस एक मुख्तसर सी छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब के साथ, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। प्रोग्राम के इब्तिदा में उन्होंने तस्करा किया जो हालिया दिनों क्रिकेट का वर्ल्ड कप जारी है, इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे और साथ ही जो दीगर मामला थे उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। जी रोशन साहब, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहीं से ये जारी बात करना चाह रहा था कि अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है, हमें अल्लाह ताला हर मौके पे हमको खुशियाँ अदा करते हैं। बेशक बेशक, मगर हम इसका लोग बड़ा नाशुक्र हैं। बेशक अल्लाह आपने हमें बिल्कुल शुक्र वजह अदा फरमाई। करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें अल्लाह पाक ने हमें एक तो ये मतलब हम पाकिस्तानी टीम को अल्लाह ने क्या इज्जत दी कि आज पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है हमारी पाकिस्तानी टीम का कि हम फाइनल खेलेंगे इंग्लैंड के साथ। जी। और मुझे लगता है हो सकता है कि हमारी रिवायत जो है ना दोबारा बरकरार रही और कोई मतलब लगता है 50-50, मगर मुझे पता नहीं क्यों दिल से ऐसा लगता है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है ना इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत सकती है और जीत जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब अल्लाह की मदद होती है तो सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही। हाँ, अगर हमारी नीयतें कहीं किसी की ख़राब होंगी तो शायद फिर हमारे को उसका रिजल्ट भी ख़राब आ सकता है। ऐसे ही। हमें अपना 100% दें, फिर भी अल्लाह पे छोड़ दें, जो होगा बेहतर होगा। बस बिल्कुल हार ठीक जाएं जब भी खुश हो जाएं और जीत जाएं जब भी खुश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये खुशी हो गई और दूसरी खुशी ये है कि जैसे कि सूद के ऊपर आपके हमारी एक मरतबा बात जी, हुई जी, थी, जी, तो आप बड़ी देखें तफसील से। माशाल्लाह इसहाक डार साहब अल्लाह सबको खुश रखे, तमाम पॉलिटिशियन को खुश रखे कि ये लोग अब वो उस तरफ आ रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान को भी एक अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के जो डायरेक्शन थी ना, जो ख़राब डायरेक्शन थी, उसको सही डायरेक्शन की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जैसे इसहाक डार साहब ने अभी एक फैसला किया कि भाई अब सूद के खिलाफ जो है ना वो अदालत में भी नहीं जाएंगे, अदालत बिल्कुल। में गए हुए और सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग तक शायद वो रखेंगे, शायद उसको भी आगे चल के ये लोग ख़त्म करेंगे, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ज़ाहिर है कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, मगर इनकी नीयतें सही हैं। जी, नीयतें सबसे सही हैं ज़्यादा और ज़रूरी है। अब सही होना शुरू हो गई हैं। तो अब देखें अल्लाह की तरफ से हिदायत भी जब मिल जाती है तो लोग अपना काम सही करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात, इन्होंने एक और अच्छा काम ये किया कि जो पाकिस्तान में पहले जो लोग सरमायाकारी करते थे तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं था। जी। उसका तात्पर्य ये था कि लोग पैसे इन्वेस्ट करते थे और वो जो जिनके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे जो है ना अपने सही टाइम पे डिलीवर नहीं करते थे, या रियल एस्टेट एजेंट पैसे खा जाते थे, या जो भी इन्वेस्टर होते थे या और पाकिस्तानी होते थे, या फिर जो बैरून ममालिक से जो लोग सरमायाकारी करना चाहते थे उनका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं था। उसके लिए इन्होंने अब एक अथॉरिटीज़ बना दी है माशाल्लाह, उसका नाम है रीरा। तो रीरा एक माशाल्लाह जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पाकिस्तान में उसका क़याम हो गया है। अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ है जी। तो जिसकी वजह से अब ये समझ लें कि लोगों में एतमाद पैदा हो जाएगा जी। और एतमाद पैदा होने की वजह से लोग इसमें सरमायाकारी करेंगे। अब इसमें कोई बेवकूफ़ किसी को नहीं बना सकता, कोई किसी को लूट नहीं सकता, कोई किसी को फ्रॉड किसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हर काम जो है ना कानून के मुताबिक होगा। ये कानून बन गया है। अब वो कानून का ये है कि जितने रियल एस्टेट एजेंट जो है उनको अब रीरा अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। वो अपने डॉक्यूमेंट जो है ना उसकी अथॉरिटीज़ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर जमा करा दें और वो 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो डेवलपर्स हैं वो भी उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद वो अपना जो भी काम है वो शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से वो जो अलाटीज़ हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि भाई वो भी सेफ हो सकते हैं। जो इन्वेस्टर होंगे उनको सेफ्टी मिलेगी और रियल एस्टेट एजेंट जो हैं उनका भी कमीशन जो है वो भी सेफ हो जाएगा। जो पहले अक्सर मसले होते थे कमीशन के लिए कि रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन नहीं दे रहा, अब ये सब एक कानून का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए ये किस हद तक फंक्शनल होगा, ये लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। क्या वो प्राइस डिटर्मिनेशन के लेकर और दीगर मामलात में भी होगा कि जहाँ पर जो वैल्यूएशन का चक्कर आता है ये उसको भी कंट्रोल करेगा? क्योंकि हम देखते हैं बड़ी डिस्पैरिटी हमें नज़र आती है। एक इलाके में एक चीज़ प्लॉट या अगर मकान अगर एक कीमत में है उसी जगह उसकी दुगनी कीमत है, और फिर हर जगह हमें इसी तरह नज़र आता है लोग अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, फिर फाइलें इधर उधर की जाती हैं जिससे उसकी प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। तो ये जो अननेसेसरी जो इसमें इजाफा किया जाता है डिमांड के ना होते हुए भी, क्या ये जो रीरा है इसको कंट्रोल कर सकेगा? ये देखें रीरा अब एक आज तो रीरा का क़याम हुआ है। ठीक है।
अब रीरा का जो क़याम हुआ है तो अब इनको वो जो चीज़ें जो इनकी एफबीआर वैल्यूज़ जो हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका भी कोई मैकेनिज्म इनको बनाना पड़ेगा। जाहिर है जब कोई सेल परचेज होगी, जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसकी जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी एक गवर्नमेंट की एक एफबीआर वैल्यू है, वो एफबीआर वैल्यू किस तरीके से उसके अंदर मेंशन करनी है और बाकी जो कैश पेमेंट है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये अभी एक सवालिया निशान है। ये अभी हमें भी पता नहीं है, ये मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमको पता चल जाएगा कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा। दायरे गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोचा होगा कि क्या करना, मगर अभी इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा चलें जी, वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ एक जाना होगा। मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आने के बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला है, इसको जारी रखेंगे। देखते हैं जी। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए सैयद रोशन अली बारसी साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही थी रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से और दीगर मामला पे। जी रोशन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले रीरा जो कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके हवाले से बात हो रही थी। आपने निशानदेही की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बाकी हैं जिसका अभी तयन होना है और ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। और फिर इससे जुड़े जो सबसे ज़्यादा और देरीना मसाइल हैं वो ये कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जब वो इस शोबे में सरमायाकारी करते थे तो ये बहुत सारी उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना रहता था, जिसमें पाकिस्तान से बाहर बैठ के सही वैल्यूएशन का इल्म ना होना, फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो मामलात होते हैं उसकी सही समझ ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे लोगों के स्टक हुए हैं। क्या आपके ख्याल में ये मामला हो जाने से, रीरा के क़याम से ये मामला हल हो जाएगा? देखिए ये तो एक पहला स्टेप है जी। अब यहाँ से जो ना डायरेक्शन मिल जाएगी, अब सेट हो जाएंगे। अब उसके बाद जैसे रीरा है, ये रीरा का जो क़याम है ये बेसिकली पाकिस्तान में जो लोग सरमायाकारी करेंगे रियल इस्टेट में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उसमें एक साफ और शफाफ जो है ना उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ठीक है। तो उनको कम से कम ये यकीन होगा कि जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारे पैसे सेफ हैं। तो ये सब चीज़ें एक कानून का हिस्सा होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। अब जो बात आपने कही कि जो बैरून ममालिक हैं, देखिए पूरी दुनिया में जो भी पहले इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है कि उस पैसों की सेफ्टी क्या है। तो हमारे यहाँ पहले ये कानून नहीं था, अब ये कानून बना तो ये हमारे लिए खुशाइन बात है। अब उसमें अच्छा इसमें हमारी रियल इस्टेट जो हमारी जो एसोसिएशन जो है, हमारी डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन जो है, हमारी डिफेंस की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसने इस पर भरपूर इस पे बात करते रहे, एहतजाज भी करते रहे कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी कोशिशों की वजह से और हमारे इस टीवी के ऊपर आके बात करने से अल्लाह ताला ने हमारी सुन भी ली और इसका अमल हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये अमल जो है अब जो पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं उनमें भी नाफिजुल अमल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये वक्त की ज़रूरत है। जी अच्छा, अब ये फरमाएं कि रेगुलेशंस वैसे तो अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से साल हर साल एक मसला रहा है कि किसी भी शोबे में चले जाएं वो बहुत ज़्यादा हैवी रेगुलेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेशंस वहाँ पर अप्लाई होती हैं। मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे भी यही मसला था कि रेगुलेशंस बहुत सारी हैं। अब एक अगर आता है शख्स, कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको इतना मोटा पेजेस उसको जो है वो एक जत्था उसको दे देते हैं, फिर वो जनाब उसको एक एक करके साइन करता जाए। तो इतनी सारी रेगुलेशंस को गो थ्रू करना ये बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ अब तो कहीं ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि लोग जो है रेगुलेशंस की वजह से थोड़ा सा फिर उस जगह से दूर हो जाते हैं। देखें, अगर हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो तो उनको इस सिस्टम को थोड़ा सा इजी बनाने की जरूरत है। यही मेरा सवाल। ये बिल्कुल बहुत आपका वैलिड सवाल है कि इसको इजी बनाए, ना कि उसको लोग इस खौफ से इन्वेस्टमेंट ना करें कि भाई पहले तो हमें 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर हम कहीं फंस ना जाएं कि हम गलत साइन ना कर दें। तो उसको जितना इजी बना सकते हैं बनाए। हमारा असल मकसद ये कि हमारे यहाँ सरमायाकारी हो और वो लोग भी फ़ायदा उठाएं और आवाम का भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को भी उस पर टैक्सेस मिले और पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ जाए। और जो रियल इस्टेट एजेंट जो है उनको जो रजिस्ट्रेशन होगी उनकी वो सिर्फ 2 साल के लिए होगी।
2 साल के बाद उनको दोबारा अपना रीरा में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत होगी। ठीक है। और उसके अलावा जो डेवलपर्स जो हैं वो अगर कोई भी अपने मंसूबे बनाते हैं और मंसूबे अगर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके मंसूबे तामीराती के जो मंसूबे हैं अगर उसमें काम करते हैं, तो जो उनके अलाटीज़ हैं अगर उस अलाटीज़ को उन्होंने टाइम पे अगर पोजीशन नहीं दिया तो उन पे हेवी पेनल्टी भी लगेगी। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है। देखिए पहले ये होता था कि लोग पैसे लेते थे और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, डिलीवरी नहीं थी, डिलीवरी नहीं थी। तो मैंने ऐसा इस पाकिस्तान में ऐसे लोगों को देखा है कि लोग वो सिर्फ भरोसे पे आके पैसे, एक मरतबा एग्रीमेंट इतना मतलब अच्छे सुनहरी बाग दिखा के उनसे पैसे ले लेते थे और जब एक मरतबा आप उसमें एंटर हो गए, पैसे दे दिए, उसके बाद आप बाउंड है कि आपको बाकी पैसे भी देने हैं। वो जो बाकी पैसे दे देकर वो लोग इतना हैवी अमाउंट जमा कर लेते थे, अभी काम शुरू नहीं हुआ, हैवी अमाउंट जमा हो गया, अब उस पैसे से दूसरा प्लाट खरीदते थे, इनिशिएट कर दिया, बिल्कुल ऐसे दूसरा प्लाट खरीदते थे, उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी। पहले ये काम होता था, अब मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। और मेरा ख्याल है, अभी मुझे सही कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है अब इसके साथ साथ हमारा एक एस्क्रो अकाउंट भी शायद बनेगा कि जहां पर जो भी अलाटी जो बुकिंग पे जाएंगे उन वो जो पैसे जमा कराएंगे वो एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। एस्क्रो अकाउंट में जो जिसके भी पैसे जाएंगे वो सेफ होते हैं और उसके अंदर ऐसे कानून होते हैं कि एस्क्रो अकाउंट में जब पैसे जाते हैं तो बस उसमें उस कानून के हिसाब से उतने ही पैसे बिल्डर इस्तेमाल कर सकता है जितने के कंस्ट्रक्शन में लग रहे हैं, अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। तो देखें ये जो चीज़ होने जा रही है ना, ये मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो तो है ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब उसको अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तवज्जो दी है, तो इसमें आगे बहुत खुशहाली आएगी, लोगों में खुशहाली आएगी, लोगों की बेचैनी ख़त्म होगी। लोग आजकल इतने परेशान है कि पता नहीं 10-10, 15-15 साल से भी लोगों ने अलॉटमेंट की हुई है, उसके बाद आज तक उनको डिलीवरी नहीं मिली, तो वो सोचते हैं भाई हमारे असल पैसे ही मिल जाए। तो ये बेचैनी भी इंसान की ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी पाई जाती है जो कि किसी हद तक ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब साथ साथ जैसे अभी इदारे की बात हो रही थी कि रीरा का जो है वो क़याम हो गया, अब इसमें जो रजिस्टर्ड लोग होंगे वो क्या स्टेक होल्डर्स होंगे या फिर ये जो मुख्तलिफ बॉडीज़ बनी हुई है, जैसे आबाद बनी हुई है, इसके साथ जैसे आपने अपनी एसोसिएशन का तस्करा किया और दीगर एसोसिएशन जो काम कर रही हैं, ये इसके स्टेक होल्डर होंगे या कोई भी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है उसको भी ये रेगुलेटर्स जो है वो रजिस्टर्ड कर सकेगा? इंडिविजुअल भी इंसान कर सकता है। अगर इंडिविजुअल किसी की कोई कंपनी है, तो उसको अनाउंस करना पड़ेगा कि वो हमारी कंपनी जिस नाम से भी है, उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा इदारा हो, कोई भी अपनी रियल एस्टेट एजेंसी भी होगी तो उसको भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। फिर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर वो जब ट्रांजेक्शन करने के लिए इदारे में जाएगा तो उसके पास रीरा का कार्ड होगा, रीरा के कार्ड पर उसका नंबर होगा, फिर उस पर लिखा होगा कि ये सिर्फ इस मुद्दत तक के लिए वैलिड है, उस मुद्दत के अंदर वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है। फिर जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो सारा काम जो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू जो हमारे कानून है उसके हिसाब से हो रहा होगा, तो फिर वो जो रियल एस्टेट एजेंट का जो भी कमीशन जो होता है, जो सर्विस चार्जेस होते हैं, उसका भी पे ऑर्डर बनेगा, वो पे ऑर्डर भी साथ ही साथ जमा होगा। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी आपको रियल एस्टेट एजेंट को भी कमीशन मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलें, ये अच्छा है कि तमाम चीज़ें रेगुलेट होना ज़रूरी है और ये जैसे अभी बात हो रही थी कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, आसान बनाए, वन विंडो ऑपरेशन हो। और आजकल की टेक्नोलॉजी का दौर है तो आप मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं और अगर ये ऑनलाइन हो सारी चीज़ें तो यकीनन काम और ज़्यादा आसान और सहल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे बात हो रही थी, क्या आप रुझान है, क्या आप देख रहे हैं कौन से शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं? रियल इस्टेट के अंदर भी मुख्तलिफ मामलात हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि क्या उसमें इजाफा हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा रोक लेते हैं और पाकिस्तान में जो लोकल इन्वेस्टर है वो शायद इतना एक्टिव ना हो, ओवरसीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये कितना मुतासर कर रही है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? देखिए अभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, मतलब बहुत ही कम हो गई आना, रेमिटेंस आना बहुत कम हो गई है।
तो अब आपको भी पता है जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी चाहेगा ना, सेफ्टी चाहेगा। अब अगर फिर भी और फिर देखिए उनके इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान को फ़ायदा ही होता है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमाकारी ओवरसीज पाकिस्तानी के ज़रिए होती है, वो पैसा बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान में आता है, फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए आप समझ लें कि पाकिस्तान की मईशत चलती इसी के ऊपर है, एक इस पे चलती है और एक एग्रीकल्चर पे चलती है ना, तो इनको चलाने की ज़रूरत है। किसानों का भी इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा बनाना चाहिए कि किसानों का ख्याल करें कि किसान भी हमारे मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। तो इनको असल में जिस तरह से डायरेक्शन सेट होती जा रही है, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे हमारे हुक्मरानों को और हिदायत देंगे, और हमारे हुक्मरान इंशाल्लाह आप देखिएगा सही डायरेक्शन में आएंगे। अब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को बुरा कहने वाले बुरे हैं। और जो आपने एक तो देख लिया होगा कि अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट टीम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और देखें खुद बाहर हो गया। ऐसे ही तो कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें, हमेशा आम आवाम को भी मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए अच्छा सोचें, आप सिर्फ सोच के देखें आपके लिए अच्छा होगा, कहाँ होगा आपको नज़र आ जाएगा कुछ अरसे के बाद, मगर हम लोग उस तरफ देखते नहीं है। हम सिर्फ जो है ना अपनी वक्ती तौर के फ़ायदा देख के लोगों को नुकसान पहुँचा के अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत वो हम अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, वो लोगों को फ़ायदा, वो लोगों का नुकसान नहीं हो रहा होता, वो दर हकीकत अपना खुद नुकसान लोग कर रहे होते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सोच होनी चाहिए कि दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि वक्त अब आ चुका है, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर है, यकीनन मौशी मामलात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग हर तरीके से, हर ज़राए से जो है वो कमाना चाहते हैं, और अब ये सिलसिला ख़त्म होने की ज़रूरत है। लेकिन क़ानून अगर मजबूत हो, अगर मजबूत हो और उसके ऊपर अमल दरामद हो तो यकीनन फिर ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा जी, अब ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, और ये जो नई नई सोसाइटीज़ का जो क़याम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और हर जगह आप देखते हैं कि आपको बैनर्स, पब्लिसिटीज़ को नज़र आती है, बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपको पता है कि बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अब ये कैसे बचा जाए, एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम गो के इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी लोग जो सवाल कर रहे हैं, और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सरकारी स्कीम्स ही उसके अंदर लोग पैसे लगा के जो वो फंस चुके हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। तो जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा, लोग सरमायाकारी की तरफ नहीं आ सकते। अब हम बाहर वालों को तो कहते हैं, लेकिन जो यहाँ मौजूद लोग हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे उनके खदशात को दूर करें, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत का असल मकसद होना चाहिए कि जो लोग भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनको कानून के मुताबिक जो है ना उनको उनकी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कानून के हिसाब से उसको उसकी वो चीज़ उसके टाइम पे मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर और फिर उसमें पाकिस्तान की तरक्की ये है कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है इससे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको इतना आसान बनाए और इसमें कानून साजी ऐसी करे कि अगर कोई भी आदमी फ्रॉड करेगा तो उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। जब तक आप उसकी सज़ा नहीं देंगे तो ये काम चलता रहेगा। अब जैसे आपने बात की कितने बैनर लगे होते हैं और वो पब्लिसिटी हो रही होती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बिक जाती है। आपका नाम बिक रहा है कि यासिर साहब का प्रोजेक्ट है, उनको पता है यासिर साहब बहुत अच्छा है, ब्रांडेड है, तो यासिर साहब को कोई बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यासिर साहब जो है ना वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लोग इंतज़ार में बैठेंगे कब यासिर साहब का प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसी दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बुक हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट की जरूरत वहां पड़ती है, जो चीज आपकी बिक नहीं रही होती है वहां एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अब मुझे लगता है उन लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। जब ये कानून पूरे पाकिस्तान में बन जाएगा तो फ्रॉड लोगों का जो ये काम करते थे कि लोगों के पैसे से अपनी बिल्डिंगें बनाते थे और फिर उससे उसी पैसे से दूसरे प्लॉट खरीदते थे, 4-4 प्लॉट लेकर उनके प्लाजे बनाते थे और उनको डिलीवर नहीं करते थे 10-10, 12-12 साल। मेरे ख्याल में अब उनका टाइम आ गया कि देखें अल्लाह तो अल्लाह है ना, फिर उसने तो कभी ना कभी तो सही करना ही था। वो एक टाइम देता है, छूट देता है कि भाई आप संभल जाओ, नहीं संभलते तो अब एक कानून बन रहा है, अब कानून के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा हर चीज़ सीधी हो जाएगी। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि कानून तो पहले भी यहाँ पर मौजूद हैं और क़वानीन पे जैसे मैंने कहा कि अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते इन मामला को। ऐसे क़वानीन भी मौजूद हैं जो शायद दुनिया में और कहीं मौजूद ना हो, जो कंज्यूमर को
प्रोटेक्ट करते हैं या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, लेकिन क्योंकि अमलदारी नहीं है इस वजह से वो नुकसानात हमें इस सामने नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। अभी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि किसी के दबाव में आए बग़ैर, अभी बड़े साफ़ अल्फाजों में कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ कारोबारी शख्सियात इतना असर रखती हैं कि जनाब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर लोग सरमायाकारी करने से इसीलिए गुरेज़ आए क्योंकि वो बहुत बासर है, और अगर यहाँ पर कोई स्कैम हो भी जाएगा, अगर कोई फ्रॉड हो भी जाएगा, तो जनाब कुछ नहीं किया जा सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। क्या कहेंगे इस देखिए, मैं जो आपने बात की ना बासर की, तो मैं भूल गया हूँ कि लोग जो है ना बासर किसको कहते हैं। आप किसको कह रहे हैं बासर? कौन बासर है? बासर एक ही जात है, अल्लाह की जात, कोई बासर नहीं है। अब जो अपने आप को समझता है कि वो बासर है, वो बेसिकली गलतफहमी का शिकार है। वो अपनी गलतफहमी दूर करके अल्लाह को अपना हाकिम बनाए, अल्लाह से मदद मांगे, सब चीजें सीधी हो जाएंगी। वो जिस आदमी को आप बासर कह रहे हैं ना, उसने भी एक दिन मरना है। बेशक, जब मरना है तो फिर कौन बासर हुआ? ताकतवर वही है जो जिंदा हमेशा जिसको रहना है। तो फिर जितने मरना है उतने थोड़े से अरसे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के अल्लाह का भी गुनाहगार होना, फिर लोगों को तकलीफ देना, फिर आप समझते हैं उनका आखिरी वक्त कितना कितना अजाब में गुजरता है। आखिरी वक्त नहीं गुजरता, लोग सकरात में पड़े होते हैं, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते। आपको पता है, एक जिसकी जान सेकंडों में निकलती है वो तो बड़ा खुशनसीब होता है। जिनकी दो दो हफ्ते, एक एक महीने जान नहीं निकलती। लोगों का मैंने देखा, कहते हैं यार एक एक महीने तो वाली साहब जो है ना वो हॉस्पिटल में पड़े हुए, उनकी जान नहीं निकल रही। वो उनकी जान निकलने की दुआ कर रहे होते हैं। वो मैं कहता हूँ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उनसे इबरत लें कि भाई आप ऐसा अमल करें कि अल्लाह को राज़ी करें, लोगों को खुश करें। जिनसे आपने जिस वादे पे पैसे लिए हैं उनको उनके टाइम के ऊपर उनकी डिलीवरी देते हैं, उनसे दुआएं आपको मिलेंगी। आपको आपके पैसे में कमी नहीं होगी। आप पैसे का अंबार लगाएंगे, वो पैसा आपके काम भी नहीं आएगा, मगर लोगों की बद्दुआएं आपकी शामिल हो जाएंगी। तो उसमें मेरा ख्याल में कि अब जो हुकूमत जिस डायरेक्शन की तरफ आ रही है, ये तो जाहिर है हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। हुकूमत में हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो सबकी गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। वो अब ये कानून बनाने जा रही है और अल्लाह ने शायद इनको हिदायत दे दी है, और नहीं दी तो अल्लाह और इनको हिदायत दे दे, और ये इंशाल्लाह सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा सिस्टम चलता रहे। सिस्टम सही होता है, बिगड़े हुए लोग भी सही हो जाते हैं। हमने इसी दुनिया में कितने लोग ऐसे देखे जो पहले बहुत मतलब वो उनको हिदायत नहीं थी अल्लाह की तरफ से, जब हिदायत हुई तो वो ऐसे बन गए माशाल्लाह कि उन्होंने बिल्कुल सुन्नतुल अमल करना शुरू कर दिया, कि अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह की हिदायत होती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान भी उसी सही डायरेक्शन में की तरफ जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक और जो इससे जुड़ी बात है वो ये कि अब बहुत सारी जगह पे काम हो रहा है, लेकिन हर जगह एक ही शिकायत की जाती है, दुहाई दी जाती है, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो हुकूमत वक्त है उसकी कोई ख़ास तरजीह नज़र नहीं आती कि उन मामलात को हल करे। अब इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है या कोई भी अगर सोसाइटी बनती है, वहाँ पे आज भी यही मसला है कि वहाँ से जो गुजरने वाली सड़क है वो मौजूद नहीं है। तो ये आप नहीं समझते कि हुकूमतों को इस पे भी काम करने की ज़रूरत है? और इस शोबे को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी हालिया दिनों में, जो बारिश हुई है, जो तबाही इस शहर में हुई है या देही इलाकों में, देही तो खैर पूरा सूबाई देही है, लेकिन ये कि जो छोटे इलाके पहले तस्वुर किए जाते थे, वहाँ जो तबाही हुई है, शहर जो पहले था उसमें जो तबाही हुई है, तो ये अगर इसको नहीं दोबारा से तामीर किया जाएगा या ये अगर खदशात लोगों के दूर नहीं किए जाएंगे, मेयार ज़िंदगी नहीं बेहतर किया जाएगा, तो फिर कैसे ख्याल किया जाए, कैसे तस्वुर किया जाए कि लोग इस शोबे में इन्वेस्ट करेंगे? देखें, अब तो आपकी उम्मीदें जो है ना हुक्मरानों से नहीं होनी चाहिए, अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह ही सब चीज़ें सही करेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिनके हाथों में है, अगर ये सही काम नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेहरे भी चेंज हो जाएंगे। ये चेहरे चेंज होंगे। देखें, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने मौका दिया है। आप काम नहीं करेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपने जिसको कहा कि ये शहर को दही आपने लब दिया, तो दही क्योंकि बना दिया गया है, मगर ये दही रहेगा नहीं। इंशाल्लाह ये शहर बनेगा और रोशनियों का शहर था और रोशनी का शहर फिर रहेगा और बिल्कुल बनेगा। इस पे इनमें भी बड़े बड़े औलिया इकराम की नजरें हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये ऐसे कोई इसको कोई लावारिस ना समझे पाकिस्तान के शहरों को। तो ये इंशाल्लाह अपना, बल्कि जो इस पे गलत नज़र रखेंगे वो खुद जो है ना अपना इबरत का निशान बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सब अल्लाह को राज़ी करके कदम बढ़ाएं। लोगों, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ किसी चीज़ की कमी है तो एहसास की कमी है। एहसास पैदा कर लें अपने अंदर कि यार बस एक दिन दुनिया से जाना है, दुनिया में जाना है। इस
छोटे से अरसे के लिए पहले तो आपने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया पूरे ख़ानदान का कि आपको ख़ानदान की सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई। अब क्या उन गरीब लोगों का, जिनके गरीब लोगों की वजह से आपको सब कुछ मिला है, क्या उनका हक नहीं है कि आप उनको भी कोई चीज़ फराहम करें? तो आप उनको सिर्फ करके देखें। देखिए आम जिंदगी में यासिर साहब, मैं आपको बताऊं कि जो लोग आम जिंदगी में अपना बंद मुट्ठी से मदद कर रहे होते हैं, यकीन माने उनके खजाने भरते चले जाते हैं। उनको पता होता है कि ये मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, खजाने भर रहे हैं। तो क्या ये जो हुक्मरान है वो अगर ये गरीबों की मदद करेंगे तो क्या उनको अल्लाह ताला नहीं नवाजेगा? अल्लाह ने पहले ही नवाजा हुआ है, मगर वो उनको सजा हो जाए। वो जो पैसा उन्होंने जमा किया उनकी सजा में तब्दील होता है। आप देखें जो लोग माशाल्लाह, जो लोग को अपना जो ओत उठाते हैं और उसकी पासदारी नहीं करते, आप मुझे बताएं वो हमेशा परेशान रहते हैं। आप मुझे कोई ऐसा इंसान बता दें जिसने कुरान उठाया हो, ओत उठाया हो, उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही हो, कोई एक बता दें। उससे अगर वायलेशन अगर किसी ने की हो, अगर वायलेशन की है, हाँ, जो उसका पहली बात तो वो उठाएगा वही जिसमें खौफ खुदा होगा। और अगर किसी ने उठा लिया और ये सिर्फ किताब समझ के उठाया तो उसको सजा मिल रही होती है, मगर उसको समझ नहीं आ रही होती सजा किस किस सूरत में मिल रही होती है, मगर मिल रही होती है। मेरा ख्याल है कि जो लोग उसकी वायलेशन नहीं करते उसको बिल्कुल अल्लाह पाक जो है ना वो सजा नहीं देता। और मेरा ख्याल में कुरान शरीफ उठाने से पहले 100% सोचना चाहिए कि क्या मैं इस काबिल हूँ, मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तो उठाए। इसको बहुत मामूली चीज़ ना समझे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल। ये बहुत, अब क्या इसके ऊपर कहा जाए, कुछ कहना जो है वो गुस्ताखी जो है वो तस्वुर किया जाएगा, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि ये जो जिम्मेदारियाँ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी भी एक साहब हमें नज़र आते हैं, शब रोज़ जो है वो मातम खुदा हैं और बार बार एक बात दोहराते हैं कि उनको वापस जो है वो तख्त पर बिठाया जाए। बात सारी यही है कि ज़िम्मेदारी लेने के लिए तो हर शख्स तैयार है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये ज़िम्मेदारी पूरी ना की गई तो जैसे भी रोशन साहब फरमा रहे थे कि फिर रोज़े महशर बहुत सख्त इसकी पकड़ होगी, और उस वक्त कोई अगर जवाब ना हुआ तो फिर वो बड़ा मुश्किल वक्त होगा। तो ये ज़िम्मेदारी का एहसास करना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये ज़िम्मेदारी का एहसास सिर्फ ये हुक्मरान तबके तक नहीं है, हमारे बदकिस्मती कहिए या अलमिया कहिए कि जो एक इनफरादी शख्स भी माशरे में रह रहा है वो भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों हम आरी हैं इन तमाम चीज़ों से, क्यों इन मामलात को समझने के लिए तैयार नहीं है? ये तो आपने वो उन लोगों की निशानदेही की जो किसी हल्फ के, किसी ओत के पाबंद हैं, लेकिन जो लोग पाबंद नहीं है उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, कोई किरदार है, वो तो हमें नज़र नहीं आता। फरमाइए। देखें, वो भी जो लोग जो इनफरादी तौर पे अगर ये समझते हैं कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमने ओत नहीं लिया तो हमारे ऊपर कोई कानून नहीं नाफिज होता, तो अल्लाह ताला सबके लिए है। आप सिर्फ जो है ना किसी के, आप दिल में भी अगर किसी के लिए सोचेंगे भलाई का तो आपके साथ भलाई हो रही होगी। मैंने मिसाल दी कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बुरा सोचा, उसका बुरा हो गया। इसी तरीके से इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो बेसिकली उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता कि वो उसने हलफ तो बेसिकली नहीं उठाया, मगर कलमा गो तो है। अगर कलमा गो नहीं है तो अपने मजहब के हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये वक्ती तौर पर को लगेगा कि भाई जो मैंने मकसद हासिल करना था मेरे को मिल गया, मगर मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि वक्ती तौर पे एक डकैत जो है ना कोई डकैती करता है, वो डकैती करके किसी का माल लूट के जाता है, आगे जाके पुलिस उसको फायर करके मार देती है, तो कितनी देर का उसका मजा था? तो ये एक मिसाल के तौर पे मैंने बताई। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल इंसान जो है अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो उस वक्त तो उसको लगता है मैंने वो चीज़, मकसद मेरा हासिल हो गया, मगर आगे जाके कहीं उसको नुकसान हो रहा होता है। बिल्कुल कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं। देखें, अल्लाह तो वो राज़ी करने के लिए जो है ना बस किसी को राज़ी कर लें, लोगों को राज़ी कर लें, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह को राज़ी करना दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है। मैं तो दुआ के अंदर मैंने अपना एक पैटर्न बना लिया है कि मैं अल्लाह से सारी दुआओं का एक निचोड़ मांगता हूँ, अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। बहुत अल्लाह राज़ी हो गया, समझ लो अल्लाह हमें वो रास्ते भी बताएगा क्या किस रास्ते पे हमको चलना है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह हमें वो रास्ते बताता चला जाएगा। हम ये जितनी भी दुनिया के अंदर लोग रहते हैं ना, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे के अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन माने अगर अल्लाह को अपने राज़ी कर लिया ना, आपको दुनिया की और आखिरत की हर चीज़ें मिल जाएंगी। आप कामयाब इंसान है। बेशक ऐसा ही है। आपको कामयाब होना, हमारी तरक्की क्या है? अल्लाह को राजी करना। हमारी तरक्की ये नहीं है कि महल बना लेना, और महल जब, और वो लोग जो नाजायज तरीके से महल बनाते हैं, यकीन माने उनकी जान नहीं निकलती। वो उस वक्त कलमा नहीं पढ़ते, उस वक्त उनकी सोच ही होती है कि ये महल का क्या होगा, तो उसी चक्कर में एक 2 महीने वो अजियत में पड़े रहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ये चीज़ है, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। तो बहरहाल जी, बातें और भी बहुत सारी हैं,
लेकिन इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सैयद रोशन अली वारसी साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में यहाँ पर हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू इस मुख्तसर वक्त में उन्होंने की है, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से जो लोगों के सवालात हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। और सवालात कुछ और भी ऐसे हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त जब हमारी होगी तो उसमें वो सवालात ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ रोशन साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।